जय हिंद फ्रेंड। क्लास 10th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। यानी कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा है वो हमारी 27 फरवरी को आपकी बोर्ड एग्ज़ाम यानी कि मैथ का आपका पेपर होगा। कब है? 27 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर सैम्पल पेपर है गणित का 2024 के लिए। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। और आपको हम साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से लिखें ताकि आपका एग्जामिनर कोई भी नंबर ना काटे। और आपको साथ में ये भी बताएंगे कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आपको कैसे लिखना है ताकि आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएं। यहाँ पर आपको सभी बातों को हम बताएंगे। आप वीडियो को पूरा देखेंगे और आपको साथ ये भी बताएंगे आपको विकल्प किस प्रकार से लगाने होंगे ताकि आपके सारे विकल्प सही हो जाएं और आपका विकल्प में पूरे नंबर मिल सकें। तो यहाँ पर आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, आप वीडियो में बने रहेंगे। तो यहाँ पर आपको 2024 बोर्ड के आपको मैथ के सभी सैम्पल पेपर को तैयार करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 2024 के लिए यानी कि आप लोगों के लिए अपने वीडियो में जाएंगे। हमारी जितनी वीडियो पड़ी हैं आप देखेंगे, गणित का जहाँ सैम्पल पेपर होगा वो सभी सैम्पल पेपर देखेंगे और आप किसी भी अन्य सब्जेक्ट की तैयारी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आज हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। को यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को सबसे पहले एमसीक्यू देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलेंगे? एमसीक्यू। तो यहाँ पर आज का हमारा सबसे पहला एमसीक्यू है, कौन से सहअभाज्य संख्याओं के युग्म हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कौन से संख्याएं जो हमारी सहअभाज्य हमने की सहअभाज्य संख्याएं होंगी। यानी कि सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका कोई आपस में पेयर ना हो। तो यहाँ पर देखो इसका पेयर बन जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए का पेयर बन जाएगा, ऑप्शन बी का भी पेयर बन जाएगा और ऑप्शन डी का भी पेयर बन जाएगा, ऑप्शन सी का भी पेयर बन जाएगा। तो ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, वो हमारी कौन सी होगी? ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का आपको योग बताना। नहीं, 144 बराबर आपको इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, यानी कि 16 गुणे 9। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और लिखेंगे 3 की पावर 2। तो इसकी हमें घातों का सम करना है, जो सम कितना है 4 + 2 कितना होगा 6। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? 6 हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यम यहाँ पर कह रहा है कि यम के किस मान के लिए यहाँ पर जो आपको समीकरण दिया गया जिसका एक अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पर जब हमारा यूनिक हल होता है उसके लिए हमारा समीकरण होता है a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये हमारा इसका समीकरण होता है। तो यहाँ पर आपको a1/a2 की रखनी होगी वैल्यू, फिर b1/b2 की रखेंगे वैल्यू। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यम डज नॉट इक्वल टू -7। क्या निकल के आएगा? एम डज नॉट इक्वल टू -6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कह रहा है कि आपको दोनों समीकरण को हल करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर निकल कर आएगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? x बराबर 6 होगा और y बराबर 2 होगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण के अनेक हल होंगे। तो अनेक हल के लिए हमारा होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ये हमारा इसका सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप सभी मानों को मान रखेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमारा a1 का मान 1 है और a2 का मान k है बराबर यहाँ पर हमारा b1 का मान k है और यहाँ पर हमारा b2 का मान 1 है। तो ये गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा k² बराबर 1। क्या बन जाएगा? k² 1, यानी k की वैल्यू हमारी हो जाएगी +-k1। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही क्या होगा? 5 का हमारा बी वाला ऑप्शन एकदम से सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कह रहा है कि आपको x का मान बताना है। यानी आप इसका पहले तिर्यक गुणा करेंगे तो यानी कि x² - k2 बराबर 7, x² बराबर के 9, x बराबर हो जाएगा हमारा +-k3। क्या हो जाएगा? +-k3। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक व्यास दिया जाएगा वृत्त का केंद्र में, आपको वृत्त का केंद्र दिया गया है
2 कामा माइनस के 3 दिया गया है और आपको कोई एक केंद्र भी दिया गया है, यानी कि ए की आपको बी की वैल्यू दी गई है, 1,4 दिया गया, आपसे ए की वैल्यू पूछी गई है। तो ये आपको 2 कामा माइनस के 3 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मिड पॉइंट का लगा देना है फार्मूला, यानी कि मध्य बिंदु का लगा देना फार्मूला। तो यहाँ पर आपके ए के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे ए के कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमारे होंगे यहाँ पर 3 कामा माइनस के 10। क्या होगा? 3 कामा माइनस के 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है 3x² माइनस के 12x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर हो तो वहाँ पर के का मान क्या होगा? तो आप लोगों को पता होगा जब हमारे मूल बराबर होते हैं तो उसका हमारा यानी कि b² माइनस के 4ac का मान कितना होता है? 0। यानी कि d की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पर आपको b की वैल्यू आपकी यहाँ पे 12 होगी, जो कि 12 का स्क्वायर माइनस के 12 का स्क्वायर, इसके बाद प्लस 4, a की वैल्यू हमारी 3 है और c की वैल्यू हमारी k है, आपको बराबर 0 रख देना है। तो 144 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस 12a बराबर यानी कि 12 के बराबर 0। तो के बराबर हो जाएगा 144/12 माइनस के। तो यहाँ पर आंसर हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा? 12 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो तो वह आकृतियां कैसी होंगी? यहाँ पर जो हमारी वो आकृतियां होंगी वो हमारी सर्वांगसम आकृतियां होंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको सभी के वर्ग कर दें, 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग 25। तो यहाँ पर जो हमारा कहीं लिखा होगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज होगा। यहाँ पर आपको पता है 3, 4, 5 हमारा किस प्रकार का ट्रायंगल होता है? वो कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज हमारा होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 2 समरूप त्रिभुजों का परिमाप आपका 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। पहले आप इनकी साइड का अनुपात निकालेंगे तो 10/15, यहाँ पर हमारा 2/3 आ जाएगा। ये हमारी उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हो गया, यानी कि 2/3। अब पूछा गया उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। 4:9 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपको tan थीटा की वैल्यू दी जाए और आपको यहाँ पर cosec थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आपको पाइथागोरस की प्रमेय से इस सब के आंसर निकाल लेने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए, 17/8 हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है कि यदि आपको 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया जाए तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये हमारा 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे। ये cos में किसकी वैल्यू है सर? ये हमारी cos में 60 की वैल्यू है। तो यहाँ पर हम 1/2 की जगह कितना लिख देंगे सर? यहाँ पर हम लोग लिख देंगे cos थीटा कितने cos 60 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारा cos से cos कट जाएगा, यानी कि 3 थीटा बराबर 60, यानी कि हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। कितनी आ जाएगी? 20। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा दिया गया है 15 क्वेश्चन कह रहा है यदि 2 वृत्तों की परिधियों का अनुपात दिया है आपको 3:2 तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया है। तो इनके आपको वर्ग कर देना है 9:4। कितना होगा? 9:4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा इसका सही जवाब होगा 9:4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि यदि एक समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तो इस नए बने ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर हमारा जो इसका आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? 4πr²। क्या होगा? 4πr²। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। यहाँ पे पूछा कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानक विचलन। क्या नहीं होगा? मानक विचलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर कह रहा है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो यहाँ पर आपको समांतर माध्य निकालना है, तो यहाँ पर हमारा समांतर माध्य निकल कर आएगा, वो हमारा होगा 5। कितना होगा? 5 हमारा समांतर माध्य निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कह रहा है कि आपको माध्यिका दी गई और माध्य भी दिया, आपको बहुलक निकालना होगा। यहाँ पर जो हमारा बहुलक का सूत्र होता है वो आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको सूत्र आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको माध्यिका दी गई और बहुलक दी गई तो यहाँ पर आपको फार्मूला लगाना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है, तो यहाँ पर जो हमारा इसका वो होगा फार्मूला, वो आपको फार्मूला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य। तो अब इस फार्मूला को लगाएंगे और रख देंगे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा वो हमारा यहाँ पर 18 आंसर निकल कर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर कह रहा है कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। तो यहाँ आपको प्रथम 10 यानी कि प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी माध्यिका निकल कर आएगी वो हमारी होगी 5.5, हमारी माध्यिका निकल कर आएगी। इसके बाद यहाँ से हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो सेक्शन बी में आपको वर्णनात्मक प्रश्न करने होते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले सभी खंड करने, यानी कि सभी प्रश्न आपको करने होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि 5 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि अपरिमेय प्लस परिमेय को जोड़ने पर सदैव एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे आप लिख देंगे, आपको कोई भी नंबर नहीं काटेगा। इसके बाद यहाँ पर कॉस बराबर आपको दिया गया है, आपको sin 2a की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको करना क्या होगा? सबसे पहले आपको एंगल निकालना होगा, यानी कि cos a बराबर, ये cos में किसकी वैल्यू है? ये हमारी cos में 30 की वैल्यू। तो cos से cos कट जाएगा, यानी कि a की वैल्यू हमारी कितनी आई? 30। यहाँ पर sin 2a को पूछा है, यानी sin 2 × 30 यानी कि sin 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, √3/2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गा कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रपृष्ठ एवं आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी थी। आपको आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करनी थी। यहाँ पर जो हमारी इसकी माध्यिका निकल कर आएगी वो हमारी 20.67 हमारी इसकी माध्यिका निकल कर आएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपसे, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। यहाँ पर आपको रेशियो ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आपको रेशियो पता करना, क्या हमारा इसका रेशियो होगा, और हमारा फिर आपको रेशियो ज्ञात करना, फिर आपको उसके बिंदु भी ज्ञात करने होंगे। तो यहाँ फिर आपको बिंदु ज्ञात करने, तो वहाँ जो हमारे बिंदु निकल के आएंगे वो हमारे होंगे 1, 3। कितने होंगे? 1, 3 हमारे बिंदु निकल कर आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 पूछ रहा है आपसे, के किस मान के लिए ये बिंदु संरेख है। तो यहाँ पर आप बिंदु संरेख पूछें, के किस मान के लिए बिंदु संरेख है, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको 3 बिंदुओं से जो वो बनता है त्रिभुज, आपको उसका लगाना है फार्मूला, और त्रिभुज को क्षेत्रफल आपको रख देना 0। तो यहाँ पर जो हमारा के का वो निकल कर आएगा वैल्यू, वो हमारा के का वैल्यू निकल कर आएगा 1। कितना निकल आएगा? 1 हमारा के का वैल्यू निकल कर आएगा। ये हमारा इंग्लिश वर्जन है। जो छात्र इंग्लिश वर्जन से है वो इसको देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से 5 खंड हल कीजिए। ग्राफ विधि से द्वारा दिखाइए कि रैखिक समीकरण निकाय 3x - y = 2 एवं 9x - 3y = 6 के अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर आपको ग्राफ विधि से इसको सॉल्व करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि एक संख्या के अंक उलट दिए जाएं जो नई संख्या बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी तो हमें संख्या ज्ञात करनी। तो हमारी वो संख्या क्या होगी?
तो यहाँ पर आपको वह संख्या ही केवल ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारी वो संख्या क्या होगी, वो हमारी संख्या होगी 36। कितनी होगी, 36 हमारी संख्या होगी। इसके बाद गा वाला यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। ये जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन अब इस समय आउट ऑफ सिलेबस हो गया। क्या हो गया है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया, तो आप इसको नहीं करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ कह रहा है आपको सिद्ध करना है। क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा। यहाँ आपको हम बता दे रहे हैं, आपको जो त्रिभुज सिमिलर सिद्ध करने आपको बता दे रहे हैं। जैसे त्रिभुज AEC ये त्रिभुज है, और त्रिभुज ADB। अब देखिए आपको यहाँ सिद्ध करना है कि कौन से त्रिभुज यहाँ पर समरूप हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले याद देखिए कोण 90 अंश का है, ये वाला कोण 90 अंश का है, तो ये कोण यहाँ पर भी 90 और यहाँ पर भी 90, और ये दोनों में उभयनिष्ठ हो जाए, तो यानी कि दोनों त्रिभुज हमारे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। सिर्फ आपको इतना ही लिखना होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इंडिया पार्ट में आप लोगों से यहाँ से 12 समांतर माध्य पूछा गया। तो यहाँ पर जो हमारा इसका समांतर माध्य निकल कर आएगा वो हमारा होगा यहाँ पर 25.67 हमारा इसका समांतर माध्य निकल कर आएगा। इसके बाद 4 पार्ट है, आपको यहाँ पर बहुलक निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारा बहुलक होगा वह 3.286 हमारा इसका बहुलक होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपको जो छात्र इंग्लिश वर्जन से हैं वो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। 3 क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपको पढ़ना होगा। इन समीकरण को आपको सॉल्व करना, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी 4/21, और जो हमारी y की वैल्यू आएगी वो हमारी होगी -8/15। इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे, फिर आप इसके आंसर मैच करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो अथवा में दिया है वो कह रहा है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 117 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 12 है तो दोनों वर्गों का आपको भुजाएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो हमारे दोनों वर्गों की भुजाएं होंगी, हमारे पहले वर्ग की भुजा होगी 9 मीटर, और दूसरे वर्ग की हमारी भुजा होगी यहाँ पर 6 मीटर। कितनी होगी, 6 मीटर। इसके बाद जो छात्र इंग्लिश वर्जन थे वो इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण 45 अंश तथा 60 अंश हैं। उस मकान की ऊंचाई मीनार से दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर जो हमारी मकान की ऊंचाई होगी वो हमारी होगी 25.36 मीटर। ये हमारी मकान की ऊंचाई होगी। यहाँ पर जो आपसे दूरी पूछी वो हमारी दूरी होगी 20√3 मीटर हमारी दूरी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आप जो छात्र इंग्लिश वर्जन से उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अथवा में जो क्वेश्चन कह रहा है अथवा भी देख लीजिए। यहाँ पर जो अथवा में कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु की दूरी ज्ञात करनी होगी। तो यहाँ पर जो हमारा इसका आंसर होगा, यानी कि सबसे पहले आपको यच निकालना होगा। तो यच हमारा होगा 20√3 मीटर। यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी वो हमारी होगी 20 मीटर। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 3 मीटर व्यास के कुएं को 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। तो बांध की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हमारी जो उसकी ऊंचाई होगी वो हमारी होगी 2√53 मीटर हमारी सेंटीमीटर। ये हमारी उसकी ऊंचाई निकल कर आएगी। इसके बाद इस लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एक खोखला गोला जिसका आंतरिक एवं व्यास आपको 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है। आधार शंकु जिसके आधार का व्यास 8 सेंटीमीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठ आपको यहाँ पर ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी वो हमारी यहाँ पर निकल के आएगी। तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले आपको निकालना है। तो यहाँ पर जो हमारी इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, अथवा में आपको जो पहला प्रश्न है उसका हमारा आंसर होगा 1.125 मीटर होगा। जैसे इसका आंसर है वो हमारा होगा यहाँ पर
√53 सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।